1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन कराया गया था। तत्पश्चात उसका जो शेष बचा हुआ है अंश, तो आज हम वही अध्ययन करने जा रहे हैं। हाँ, तो आज हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं 1.3 यूरोप में समाजवाद का आना, है ना। तो यूरोप में समाजवाद का आने से तात्पर्य है कि समाज के पुनर्गठन की संभवत है। क्या? जो समाज है उसके समाज में जो उसका पुनर्गठन करना या पुनर्गठन करना, तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या है? समाजवाद ही थी। कौन थी? सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा जो थी समाजवाद ही थी। और 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। क्या था? समाजवाद 19वीं सदी के मध्य तक एक जाना पहचाना विचार था और उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। सभी लोग खिंच रहे थे, सभी का खिंचाव हो रहा था। और ध्यान आकर्षित होने के पश्चात समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। क्या थे? जो समाजवादी थे वो निजी यानी जो स्वयं की संपत्ति थी उसके क्या थे? वो विरोधी थे। और यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। जो निजी संपत्ति थी तो जो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को वो क्या करते थे? स्वयं की संपत्ति को सही नहीं मानते थे। और उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। क्या है? जो समाज की निजी संपत्ति थी तो उसके स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है ना। तो वे ऐसा क्यों मानते थे? देखिए, वे ऐसा क्यों मानते थे? जैसा अपन अभी अध्ययन कर रहे हैं कि निजी संपत्ति से या निजी संपत्ति के विरोध में थे। इसलिए वे ऐसा क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे क्योंकि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है। क्या है? बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। समझ रहे हैं? जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्तियों को समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्तियों को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता था। जो पूंजीपति और संपत्तिधारी व्यक्ति थे वो सिर्फ अपना फायदा देखते थे और उनको अपने फायदे से मतलब रहता था। समझ रहे हैं? इसलिए वह उनके बारे में ही नहीं सोच क्या होता था, इसलिए वह उनके बारे में नहीं सोचा जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। ठीक है? क्या होता है? संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? जो संपत्तिधारी व्यक्ति है उनकी संपत्ति को जो व्यक्ति उत्पादनशील बनाते हैं, जो लोग उत्पादनशील बनाते हैं, उनके बारे में वह नहीं सोचते। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? साझा समाज पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए समाजवादी इसी तरह का बदलाव चाहते थे, है ना। और इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। क्या किया उन्होंने? बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। ठीक है? अच्छा, होता ये है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, ये भी बात समझने वाली है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। इसलिए समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समझ रहे बात को आप? इसलिए समाजवादी का आधार क्या होगा? इसलिए समाजवादियों के पास भविष्य की
एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। क्या थी? भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, है ना। और इंग्लैंड के जाने माने जो उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया? रॉबर्ट ओवेन ने इंडियन में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। क्या है? व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। क्या चाहते थे? कि सरकार अपनी तरफ से सार्वजनिक या सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। क्या चाहते थे? पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, क्योंकि कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। क्या करते थे? आपस में बांट लेते थे। फिर उसके पश्चात जो कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। क्या किया? इस दिशा में उन्होंने कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों पर लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, है ना। इसलिए अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा, है ना। और मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत विभिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। क्या करना होगा? मजदूरों को एक अत्यंत विभिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के लिए इस समाज को साम्यवादी यानी जैसे कम्युनिस्ट होता है ना, इसी तरीके से साम्यवादी समाज का नाम दिया। और मार्क्सवाद को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। क्या होगा? उनको आत्मविश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले जो संघर्ष है उसमें जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। क्या होगा? कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब हम जिस तरीके से पूर्व में आपको बतलाया तो समाजवाद के लिए समर्थन का आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो सन 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। पूर्व में जैसे कि अपन ने अध्ययन किया कि सन 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से यानी दूसरा इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। क्या किया था? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। और इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। क्या किया था? संगठन बनाना शुरू कर दिया था।
और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। क्या किया? इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, विवरण के आधार से दर्शाया गया है ना। तो अब जैसे काम के आधार से और अपने मताधिकार के उपयोग के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD है ना, तो मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। क्या थे? बहुत गहरे रिश्ते थे। और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। क्या करते थे? जो संसद का चुनाव होता है, ये संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। और साथ में सन 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने ब्रिटेन के जो समाजवादी थे, ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। क्या किया था? उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। तो फ्रांस में भी सोशलिस्ट जो है, क्या समझे आप? फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया है ना। तो जो पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, है ना। कहीं भी सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए संसदीय राजनीति में उनकी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, है ना। और मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उग्रवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा, है ना। तो इन सब का दबदबा बना रहा। इसके पश्चात